बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूरोजेनिटल सिस्टम को स्टार्ट करने लगे हैं। इसके नाम में देखें दो चीज़ें आती हैं, एक यूरो यानी कि यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल यानी कि हमारा जेनिटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं। तो इन दोनों को साथ में पढ़ने की वजह ये है कि इनके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन जो इनका होता है ना वो सेम होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन का मतलब है कि ये दोनों ही इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डिराइव्ड होती हैं। अब इंटरमीडिएट मेसोडर्म का बैकग्राउंड अगर मैं आपको बता दूँ तो आपको पता है कि पहले इनिशियली दो लेयर्स होती हैं बॉडी के अंदर। ऊपर वाली को हम एपीब्लास्ट बोलते हैं जो कि एमनियोटिक कैविटी के साथ कंटिन्यूस होती है, नीचे वाली को हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट जो कि यॉर्क सैक के साथ कंटिन्यूस होती है। बाद में फिर क्या होता है, एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं वो दोनों लेयर्स के दरमियान में माइग्रेट करना शुरू करते हैं और दरमियान में हमारे पास क्या बन जाती है, मेसोडर्म बन जाती है। और मेसोडर्म भी तीन लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है, जो सेंटर की तरफ होती है इसे हम पैराक्सियल मेसोडर्म बोलते हैं। देन ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म होती है और ये वाली जो होती है वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म हो जाती है, जो सोमैटोप्लूरिक और सिम्प्लेक्नोप्लूरिक लेयर के अंदर डिवाइड होती है। खैर, ये जो हमारी इंटरमीडिएट मेसोडर्म है ना, इससे हमारे दोनों सिस्टम बनने हैं, यूरिनरी सिस्टम भी और जेनिटल सिस्टम भी। हमने अब कैसे डिवाइड करना है, पहले हम यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे, उसमें मेजरली हमने चीज़ें क्या देखनी है, हमने पहले किडनी की डेवलपमेंट देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी की डेवलपमेंट जो है वो तीन तरह से चलेगी। पहले प्रोनेफ्रोज बनेंगे जो कि 7 to 12 जो है सॉलिड मास ऑफ सेल या 7 to 10 सॉलिड मास ऑफ सेल्स बनती हैं जो कि एक्सक्रीटरी यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही वो जो है डीजनरेट हो जाते हैं। 4th वीक के शुरू में वो स्टार्ट होते हैं बनना और 4th वीक के एंड पर जो है वो उनका काम जो है ख़त्म हो जाता है, वो डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद मेसोनेफ्रोज स्टार्ट होते हैं। ये सारा इंटरमीडिएट मेसोडर्म के अंदर ही काम चल रहा है, ठीक है। फिर मेसोनेफ्रोज स्टार्ट होते हैं और उनके भी मोस्टली पार्ट जो होता है वो डीजनरेट होता है और कुछ पार्ट जो है वो आगे फंक्शनल रहता है। और लास्ट हमारे पास आ जाते हैं मेटानेफ्रोज। ये मेन जो होते हैं, इसे हम परमानेंट किडनी भी बोलते हैं, इसने किडनी को बनाना होता है। हम किडनी की तरफ आ जाते हैं। किडनी के अंदर दो मेजर सिस्टम्स हमने देखने हैं। एक हमारा होगा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक होगा कलेक्टिंग सिस्टम। कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर हमारे आ जाते हैं जिन्होंने कलेक्ट करना है, फाइनल यूरिन जब बन चुका होगा उसको कलेक्ट करेंगे, जिसमें क्या आ जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, मेजर माइनर कैलेसिस, फिर मेजर कैलेसिस, फिर वो पेल्विस बनते हैं और देन क्या हो जाता है, यूरेटर बनता है। और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसने एक्चुअल यूरिन बनाना है, हमारे ब्लड से जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेना है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा बोमन्स कैप्सूल आ जाएगा, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस से लेगा। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। ओके, उसके बाद हमने जो है वो यूरिनरी ब्लेडर को पढ़ना है, इसकी डेवलपमेंट को, यूरिथ्रा की डेवलपमेंट को करना है। उसके बाद हम पोजीशन ऑफ किडनी देखेंगे, फंक्शंस ऑफ किडनी देखेंगे। पोजीशन ऑफ किडनी का मतलब है कि इनिशियली किडनी जो है वो हमारे पेल्विक रीजन के अंदर बनती है और बाद में इसने ऊपर लंबर सेक्रल रीजन की तरफ असेंड करना होता है, उसको हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे क्लिनिकल जो ऑलमोस्ट 11 हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट ही हम देखेंगे। तो इस चीज़ की तरफ आते हैं। ये हमारी जो है इसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, बाद में हम जेनिटल सिस्टम की तरफ चलेंगे। तो पहले जी हम जो है किडनी की डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो जी ये हमारी डायग्राम है यहाँ पे। इसके अंदर आपको ये जो है इंटरमीडिएट मेसोडर्म नज़र आ रही है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म को भी 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो ऊपर वाला सर्वाइकल पार्ट है इसको हम प्रोनेफ्रोज बोलते हैं, जिसकी बात मैंने आपको पहले की थी कि यहाँ पे 7 to 10 सॉलिड मैसेज ऑफ सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन इनके अंदर आ जाती है और ये एक्सक्रीटरी यूनिट के तौर पर एक्ट करते हैं। 4th वीक के शुरू में स्टार्ट होते हैं और फिर उसके एंड में ये जो है डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये अभी डीजनरेट हो ही रहे होते हैं कि नीचे वाला जो हमारा मेसोनेफ्रोज वाला पार्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, ये हमारी जो इंटरमीडिएट और कौन से मेसोनेफ्रोज वाली इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, यहाँ पे जो है वो ट्यूब्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स बनना स्टार्ट हो गया। ये ट्यूब्यूल जो हैं वो लेंथन होती हैं, एस शेप, यानी कि पहले लेंथन होती है, इलोंगेट होती हैं, फिर ये एस शेप, अपनी शेप जो होती है वो एस की तरह की कर लेती हैं, इस तरह की कर लेती हैं। और जो इनका ये वाला एंड होता है ना, यहाँ पे जो है वो एक यानी कि जैसे बोमन्स कैप्सूल वाला होता है ना, यानी कि कप शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, कप शेप स्ट्रक्चर बना लेती है। यहाँ पे ग्लोमेरुलाई आ जाते हैं और ये जो इस तरह की इलोंगेशन हुई है और ये जो ये वाला इनका एंड होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एक ट्यूब्यूल भी साथ में बन रही होती है और ये भी हमारी मेसोडर्म से ही बन रही होती है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। ये देखिए ये वाली एक डक्ट भी बन रही है, जैसे ये प्रोनेफ्रोज वाले रीजन के अंदर भी और ये मेसोनेफ्रोज वाले रीजन के अंदर भी डक्ट बनती है। तो जो मेसोनेफ्रोज वाले रीजन के अंदर ये वाली बनती है, इस वाली डक्ट को हम बोलते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट या फिर वुल्फियन डक्ट, ठीक है। ये डक्ट आपने याद रखनी है। पहले क्या होता है, इस वाले रीजन के अंदर सेगमेंटेशंस होती हैं, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स बनते हैं जिनको हम मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। वो ट्यूब्यूल्स एलोंगेट होती हैं, एस शेप की बन जाती हैं। इनका जो ये वाला एंड होता है जो हमारे वेंट्रल बॉडी वॉल की तरफ होता है वो कैप्सूल कप की फॉर्म के अंदर आ जाता है। और जो इनका डिस्टल वाला एंड होता है या डॉर्सल वाला एंड होता है वो क्या करता है, हमारी वुल्फियन डक्ट के साथ अटैच हो जाता है। देखिए वुल्फियन डक्ट के साथ इनकी अटैचमेंट होगी।
ये भी हमारा क्या होता है, ये टेम्परेरी जो है एक्सक्रीटरी यूनिट के तौर पर यहाँ पर एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको बताया कि कुछ जो है इनके अंदर से डीजनरेट हो जाएंगी और कुछ जो डिस्टल वाली होंगी वो रह जाएंगी और वो मेल के जेनिटल सिस्टम का कुछ पार्ट बनाएंगे, जैसे कि एजैकुलेटरी डक्ट वगैरह बनाएंगी। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम क्योंकि यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ये हमारा मीजोनेफ्रोज वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। ये अभी डीजनरेट हो रहा होता है। साथ में क्या करती है, यहाँ से जो है ये जो हमारी वुल्फियन डक्ट है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, यहाँ से एक बड निकलता है। देखिए येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, इस डक्ट में से एक बड निकला है। इस बड को हम बोलते हैं यूरेट्रिक बड। ये यूरेट्रिक बड जब यहाँ पे निकलता है तो सराउंडिंग मेसेनकाइम जो है इसके ऊपर एक कैप के फॉर्म के अंदर आ जाती है। देखिए अभी ये वाला सिस्टम चल रहा है, साथ में यहाँ पे भी, यानी कि ये सिस्टम अभी कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट नहीं हुआ होता, साथ में ही तीसरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो यही एक साथ ही चीज़ें जो हैं वो साइड बाय साइड चल रही होती हैं। अब यूरेट्रिक बड जो यहाँ पे अंदर की तरफ गया उसके ऊपर एक कैप की फॉर्म की शेप आई है। तो देखिए इस चीज़ ने जो है हमारी परमानेंट किडनी बनना है और इस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मेटानेफ्रोज वाला सिस्टम या डेफिनेटिव किडनी वाला सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर हमने दो सिस्टम पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक कलेक्टिंग सिस्टम और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमारे पास ये जो यूरेट्रिक बड अंदर की तरफ ये है, इसने हमारा बनाना है कलेक्टिंग सिस्टम, ठीक है। और जो ये वाला जो ऊपर से ये जो कैप की फॉर्म के अंदर ऊपर हमारी मेसेनकाइम आकर अटैच हुई है, इसने हमारा बनाना होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब पहले हम इतने वाले रीजन को जो है ना अलग से जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। ये ऊपर कैप बन गई है जिसे हम मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा भी बोलते हैं और यहाँ से जो है हमारा यूरेट्रिक बड आया है। यूरेट्रिक बड जब अंदर की तरफ जाता है तो पहले ये दो इसकी ब्रांचेस बनती हैं, फिर दो हर एक ब्रांच से मज़ीद आगे ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो पहले हमारे पास जो है ये पेल्विस, ये वाला रीजन को हम पेल्विस बोलेंगे, फिर आगे ब्रांचेस होंगी तो हमको मेजर कैलिसिस बोलेंगे। और मेजर कैलिसिस से भी बाद में क्या होता है, जो मेजर कैलिसिस यहाँ पे बने हुए हैं इनके ऊपर आगे छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स इनकी सर्फेस पर बनती हैं, उसको हम बोलते हैं माइनर कैलिसिस। और फिर माइनर कैलिसिस आगे की तरफ इलॉन्गेट होकर यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इतने वाले रीजन को यहाँ पे जूम करके देखा है। ये जो एक है ना ये वाली चीज़ जो हमारे एक मेजर कैलिस है उसको हमने जूम करके देखा है। तो यहाँ पे उसकी सरफेस पे क्या बनी हुई है, माइनर कैलिसिस बनी हुई है और माइनर कैलिसिस से ऊपर की तरफ जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बहुत ज़्यादा बनती हैं और तकरीबन एक किडनी के अंदर 1 to 3 मिलियन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाला सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। कलेक्टिंग सिस्टम हमारा बन गया, हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक चीज़ें बना ली हैं। उसके बाद हमने क्या बनाना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से बनेगा, जो आपको पता है कि यूरेट्रिक बड यहाँ पे इन कांटेक्ट आएगा इसके साथ, यानी कि सराउंडिंग हमारा जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा मैंने आपको बोला था, तो ये इसके ऊपर इंडक्टिव इन्फ्लुएंस डालेगा। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस कैसे डालेगा, देखिए ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे बन गई, जैसे यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनी थी ना। अब समझे इतने वाले रीजन को जूम करके इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या करती हैं, ये मैं अगर आपको मॉलिक्यूलर रेगुलेशन थोड़ी सी बता दूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है, मतलब इतना जाना आपको ज़रूरी है क्लिनिकल्स के लिए भी। तो क्या होता है, यहाँ पे WT1 जीन की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। WT1 जीन की ना यहाँ पे ये जो हमारा मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है इसके अंदर WT1 जीन होती है, उसकी जब एक्सप्रेशन होती है तो फिर क्या होता है, GDNF एक फैक्टर यहाँ पे रिलीज़ होता है। GDNF और एक और फैक्टर भी होता है, बहरहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है GDNF है, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ। WT1 जीन की एक्सप्रेशन है जिसकी वजह से हमारे पास GDNF एक फैक्टर रिलीज़ होता है और GDNF फैक्टर जब रिलीज़ होता है तो यहाँ पे उसके लिए रिसेप्टर्स बन जाते हैं। ये जो हमारा यूरेट्रिक बड है, यूरेट्रिक बड की सरफेस पे उसके लिए क्या बन जाएंगे, रिसेप्टर्स बन जाएंगे। ये GDNF जब इनके ऊपर आकर एक्ट करता है तो यहाँ से क्या होता है, अप रेगुलेशन होती है PAX2 एंड WNT4 की, ठीक है। PX2 और WNT4 जीन की अप रेगुलेशन होती है और इनकी अप रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, ये जो यूरेट्रिक बड यहाँ पे आया है इसकी एपिथेलाइजेशन होती है और इसकी ये डिफ्रेंसिएशन कराता है, ठीक है। एपिथेलाइजेशन और डिफ्रेंसिएशन होती है यूरेट्रिक ट्यूब्यूल की, आगे डिफ्रेंसिएशन मज़ीद होती है। अब यहाँ पे जब इसकी ये आगे क्या होता है, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस इसने काज किया है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे आई हमारी यूरेट्रिक बड से फाइनली जाके प्रोसेसेस होकर क्या बना, यूरेट्रिक बड बना। यूरेट्रिक बड जब यहाँ पे इन कांटेक्ट आता है, ये सारे मोलिकुलर रेगुलेशंस यहाँ पर होती हैं, मोलिकुलर चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बना है इसके ऊपर क्या बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जो इस तरह की फॉर्म के अंदर था वो क्या वेजिकल्स की फॉर्म के अंदर, देखिए यहाँ पे वेजिकल्स बनना शुरू हो जाती है और इन वेजिकल्स को हम बोलते हैं रीनल वेजिकल्स,
ठीक है, रीनल वेजिकल बोलेंगे, रीनल वेजिकल्स बोलें, ये सेल्स के क्लस्टर्स एक किस्म के बन जाते हैं। फिर वो सेल के क्लस्टर क्या होते हैं, ये इलोंगेट होना शुरू होते हैं। देखिए आगे इसकी क्या हो रही है, इलोंगेट होना शुरू होते हैं और वो भी एस फॉर्म यानी कि एस शेप लेना शुरू कर देते हैं। और इसका जो डिस्टल एंड होता है वो जो है उसके ऊपर क्योंकि ब्लड वेसल्स आकर उस यानी कि इस वाले रीजन में क्या आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, तो एक कप की फॉर्म के अंदर आ जाता है। जब ये वाला हिस्सा पे क्या बन जाएगा, हमारा बोमेंस कैप्सूल, और बाकी वाला हिस्सा भी यहाँ पे आगे देखें, जब भी कप शेप बन जाएगा तो बाकी वाला हिस्सा भी इलोंगेट करना शुरू हो जाता है। और फाइनली इसके अंदर भी क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाती है, लूप ऑफ हेनले बन जाता है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि फाइनली ओपन होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। तो हमारा ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, कलेक्टिव सिस्टम से आगे सिस्टम तो पहले ही हमारा यहाँ पे बना हुआ था, और ये वाला सिस्टम भी हमारा बन गया। हमारा मेजर एक्सक्रीटरी यूनिट यानी कि नेफ्रॉन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। अब यहाँ पे बात जो हमारी याद रखने वाली वो ये है कि जो कलेक्टिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे बना था, वो कलेक्टिंग सिस्टम हमारा बना है यूरेट्रिक बड से। और यूरेट्रिक बड कहाँ से आया था, वो हमारा मीज़ोनेफ्रोज से आया था। जो हमारी मीज़ोनेफ्रिक डक्ट बनी हुई थी, वुल्फिन डक्ट बनी हुई थी, वहाँ से एक बड रिलीज़ हुआ था, वो निकला था यूरेट्रिक बड, जिससे हमारा कलेक्टिंग सिस्टम बना। और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से बना, जो हमारी वहाँ की मीज़ोडर्म थी, जो हमारा मेटानेफ्रोज बना था, वहाँ से हमारा मेजरली क्या बना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारे किडनी के क्या बन गए, दो सोर्स बन गए, यूरेट्रिक बड से कलेक्टिंग सिस्टम बना है और मेटानेफ्रोज से क्या बना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना है। उसके बाद हमने क्या, यूरिनरी ब्लैडर की डेवलपमेंट देखनी है। तो यूरिनरी सिस्टम में आपने क्या देखना है, यहाँ पे आप देखिए जो हमारी वुल्फियन डक्ट है वो किसके अंदर ओपन हुई है, ये क्लोएका के अंदर ओपन है। क्लोएका जो है कॉमन ओपनिंग है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी और यूरोजेनिटल ट्रैक के लिए भी, ये इसके अंदर ओपन हुई है। अब हमने इसको सेपरेट करना है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो मीज़ोडर्म होती है ना, ये वाली मीज़ोडर्म, ये इन साइड जो है इन्वेजिनेट करती है क्लोएका के, और क्लोएका के यहाँ पे एक सेप्टम बन जाता है, जिसकी वजह से दो हमारे पास बन जाते हैं कंपार्टमेंट्स। आगे वाले कंपार्टमेंट को हम यूरोजेनिटल कंपार्टमेंट बोलेंगे, और जो पोस्टीरियर वाला कंपार्टमेंट होगा उसको हम एनल कैनाल बोलेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊं कि किस तरह से होता है, तो यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे इस तरह से क्लोएका के अंदर ओपन हो रहा था। बाद में क्या हुआ, ये मीज़ोडर्म इनसाइड जो है वो इन्वेजिनेट करती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, यूरोरेक्टल सेप्टम। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे क्या बन गया, यूरोरेक्टल सेप्टम। और जब ये चीज़ अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही होती है तो ये क्लोएका भी क्या होता है, एक रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से एक्सटीरियर ओपनिंग इसकी हो जाती है, वरना तो ये एक सैक था ना, बाहर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं थी। लेकिन जब ये यूरोरेक्टल सेप्टम इसको पेनिट्रेट करता है तो एक किस्म की जैसे चीज़ फट जाती है और इसकी दो ओपनिंग बन जाती हैं। पोस्टीरियरली एनल कैनाल इसने बनाई थी तो उसकी ओपनिंग हो जाती है, और एंटीरियरली यूरोजेनिटल साइनस ये बन जाते हैं और उसकी ओपनिंग हो जाती है। उसके बाद इन्होंने ये यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इसकी टिप होती है ना, यहाँ पे यूरोरेक्टल सेप्टम, जैसे कि ये यूरोरेक्टल सेप्टम है तो उसकी टिप यहाँ पे जो है वो पेरिनियम बनेगी, पेरिनियल बॉडी बनेगी। जो आपके ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे 10 मसल्स के जो रीजन इंजर्शन इस तरह से कुछ आपने पढ़ा होगा कि हमारे पेल्विक फ्लोर के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, वो सारों का जो है अटैचमेंट पेरिनियल बॉडी के साथ होती है। अब यहाँ पे ये आपको पता है कि आगे वाला हमारा यूरोजेनिटल साइनस बन गया और पीछे वाला एनल कैनाल बन गया। अब आगे जो यूरोजेनिटल साइनस भी बना है उसको, उसके भी 3 पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, वो 3 पार्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि देखिए इस डायग्राम के अंदर ये हमारा जो है यूरोजेनिटल साइनस है। ठीक है, ये एनल कैनाल है, ये हम एनोरेक्टल कैनाल भी बोल सकते हैं। अब ये जो यूरोजेनिटल साइनस है उसका एंटीरियर वाला पोर्शन जो होता है, यानी कि 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया ना, जो उसका पहले वाला पोर्शन है वो डायलेटेड होता है और वो डायलेट होकर क्या बना देता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर बना देता है। जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है वो नैरो होता है, उसको हम पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस कहते हैं, और वो क्या होता है, वो यहाँ पे मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा बना देता है। मेल के अंदर तो इस तरह से होता है, फीमेल के अंदर आपको पता है ये वाले पार्ट्स नहीं होते। तो फिलहाल हम मेल की बात कर रहे हैं। फीमेल के अंदर सिंपल वो यूरिथ्रा बना देगा। मेल के अंदर क्या कि वो प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस पार्ट, ये आपको नजर आ रहा है, प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा जो है ना, वो यहीं से बनेगा हमारे यूरोजेनिटल साइनस से। पिनाइल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा यहाँ से नहीं बनेगा, वो हम तब देखेंगे जब हम जेनिटल सिस्टम को देख रहे होंगे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि पिनाइल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा कहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या याद रखना, हमारा प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा बन गया। हमने यूरिनरी ब्लैडर भी बना दी और यूरिथ्रा का प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनस पार्ट भी बना दिया। तो उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट, ये पहले पार्ट ने यूरिनरी ब्लैडर, सेकंड वाले ने मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, और जो हमारा थर्ड वाला पार्ट होता है इसे हम फेलिक पार्ट बोलते हैं। और जब जेनिटल रिजेस डेवलप होते हैं ना, जब हम जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जेनिटल रिज डेवलप होता है। तो जेनिटल रिज जब अगर उसने मेल या फीमेल दोनों का बनाना होगा तो सारी बात है उसने इलोंगेट करना होगा। जैसे यहाँ पे ये चीज़ इलोंगेट करी, तो जब वो इलोंगेट करती है साथ में ही फेलिक्स पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को भी साथ में इलोंगेट करके ले जाती है। लेकिन इस चीज़ को जो है हम जेनिटल सिस्टम के साथ देखेंगे। उसके बाद क्या होता है,
ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है हमारी वुल्फियन डक्ट या मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर एंटर हो रही थी। अब मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जब इसके अंदर एंटर होती है वो इसके म्यूकोज़ा के साथ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना उसके साथ ही जम होकर रह जाती है, तो वैसे हो जाती है। वो जब इसके साथ जम होकर रह जाती है तो फिर मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से क्या हमारे यूरिनरी ब्लैडर का ट्राइगोन वाला पार्ट बनता है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्राइगोन, वैसे जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो कहाँ से बना है, क्लोएका से बना है ऑब्वियसली, लेकिन जो इसका ट्राइगोन वाला पार्ट होता है वो आपको यहाँ पे बुक के इस डायग्राम के नीचे वाली लाइन में आपको नजर आएगा कि ट्राइगोन पार्ट ऑफ यूरिथ्रा जो है वो हमारी मीज़ोनेफ्रिक डक्ट की इसकी इनकॉर्पोरेशन होती है ना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो उससे ही होता है। देखिए ब्लू कलर से दोनों चीज़ें शो की हुई हैं कि वैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्लोएका से डिराइव होता है, लेकिन जो ट्राइगोन वाला पार्ट होता है वो क्या किससे बनता है, हमारी मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से बनता है। अच्छा, वैसे आपको पता है कि ये जो हमारा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है उसी से ही यूरेट्रिक बड से ये चीज़ निकली थी, यानी कि ये यूरेट्रिक बड ओपन होता है मीज़ोनेफ्रिक डक्ट में और फिर मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो है वो क्लोएका के अंदर ओपन होती है, लेकिन बाद में क्या होता है ये यूरेट्रिक बड इससे अलग हो जाता है, यानी कि वो सेपरेटली ओपन हो जाता है इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही होगी, देखिए अभी ये चीज़ ये यूरेट्रिक बड ऑब्वियसली अब तो यूरेटर बन चुका है ना ऊपर से सारे सिस्टम बना के, तो ये यूरेटर अलग ओपन हो रहा है और ये जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है ये अलग से यहाँ पे ओपनिंग करिए तो इनकी ओपनिंग अलग हो जाती है। और यहाँ पे कुछ जो है आपको पता है कि किडनी, अब मैंने आपको बताया था कि वो नीचे बनती है, पेल्विस के अंदर बनती है और बाद में वो ऊपर की तरफ असेंड हो रही थी। तो जब वो ऊपर की तरफ असेंड हो रही है जाहिर है उसके साथ जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है जैसे कि यूरेटर है उसको भी ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है। तो जब वो ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है तो इसी वजह से वो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से सेपरेट हो जाती है। और देखिए पहले जो यूरेट्रिक बड का जो एंगल था वो नीचे की तरफ था थोड़ा, और बाद में क्या होता है इसका एंगल जो है ऊपर की तरफ हो जाता है। ये हमारे आपको येलो कलर के अंदर यूरेटर नजर आ रहे हैं, ये यूरेटर जो ऊपर की तरफ हो जाते हैं। अब जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट हमारी बची थी ना उसको ऊपर वाले पार्ट तो रीजनरेट हो गए थे मोस्टली, और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं यहाँ पे मेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जैसे कि इजैकुलेटरी डक्ट वो बना देते हैं। खैर इसको हम जेनिटल सिस्टम के साथ पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे बस आइडिया देना था कि मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो बाकी बच गई है ना फीमेल के अंदर, तो जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना उसकी वजह से मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो है वो डीजनरेट हो जाती है, यानी कि वो काम नहीं करती, वहाँ पे पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का काम होता है। लेकिन मेल के अंदर मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो है वो काम करती है और पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट जो है वो डीजनरेट हो जाती है। इसको हम बाद में डिटेल से देखेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है ये हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। मिकोज़ा के बारे में हम बात कर लेते हैं। मिकोज़ा आपको पता होगा कि जो क्लोएका है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। आपको पता है GIT हमारी एंडोडर्म से बनी है, तो उसी से ही आगे कंटिन्यूस जो है हमारा क्लोएका होता है। क्लोएका जो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, लेकिन ये वाली चीज़ें जो यूरेटर है मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है ये कहाँ से बनी है, ये इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म से बनी है, यानी कि ये मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन है। तो ये वाली चीज़ जो है हमारी यूरिनरी ब्लैडर ये जो है एंडोडर्मल एपिथेलियम होगी और बाकी इसका म्यूकोज़ा जो है वो मीज़ोडर्मल होगा। और ट्राइगोन के लिए भी ये मैंने इसलिए ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताया कि ताकि आपको याद रहे कि क्योंकि वो भी मीज़ोडर्म से बना है ट्राइगोन वाला पार्ट भी, तो ट्राइगोन वाला पार्ट भी मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन होगा, म्यूकोज़ा मीज़ोडर्मल होगा, जबकि बाकी यूरिनरी ब्लैडर का क्या होगा, एंडोडर्मल होगा। बाकी अगर हम यूरिथ्रा की बात करें तो यूरिथ्रा भी क्योंकि क्लोएका से ही आगे की तरफ जा रहा है, तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ यूरिथ्रा भी जो होगा वो भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होगा। बाकी यूरेटर और ट्राइगोन जो है वो मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। अब यहाँ पे हम म्यूकोज़ा की बात कर ही रहे हैं तो इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये जो हमारा इस प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा का जो म्यूकोज़ा होगा ना, शायद आपको यहाँ पे क्लियर नज़र ना आ रहा हो, ये देखें ये हमारा जो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा है इसका क्या होता है, इसका जो म्यूकोज़ा होता है ऊपर की तरफ जाके ये प्रोलिफरेट करता है और देखिए इसकी प्रोलिफरेशन से यहाँ पे जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बच जाता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर यहाँ पे पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड या जिसे यूरिथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो इस जो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा है उसके म्यूकोज़ा की आउटग्रोथ उसकी प्रोलिफरेशन की वजह से यहाँ पे बनता है। अच्छा, उसके बाद हम किडनी के असेंड की तरफ आ जाते हैं कि किडनी ऊपर की तरफ जाती है। तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि पेल्विस के अंदर जो है ना किडनी पेल्विस के अंदर बनती है, और अगर कुछ इस तरह की क्लिनिकल कंडीशन भी आप देखेंगे कि जिसमें किडनी ने ऊपर की तरफ असेंड करना है और वो कुछ रीज़न की वजह से ऊपर की तरफ असेंड नहीं कर पाए जिसकी वजह से पेल्विक किडनी हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे अयोर्टा है, अयोर्टा कॉमन इलियक आर्टरी की यहाँ पे एक V शेप जो है ना इस तरह से बना हुआ है और किडनी हमारा यहाँ पे नीचे बन रही होती है। किडनी ने जब ऊपर की तरफ जाना है तो इस V शेप जो एक बैरियर सा बना हुआ है इसको क्रॉस करके आगे जाना है, तो कभी कभार इसके अंदर अटक जाती है और यहीं पर किडनी हमारी रह जाती है।
दोनों कभी यहीं पे रह जाते हैं, कभी एक ऊपर की तरफ चले जाती है। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो हमारी इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की वजह से ना, देखिए यहाँ पे दरमियान में इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, हमारी किडनी दोनों जो है ना नीचे पड़ी होती है। जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो थोड़ा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इधर आके अटैच होना था, तो पहले इधर होती हैं, जब इन्होंने ऊपर जाना होता है थोड़ा क्लोज हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इनके दोनों पार्ट नीचे वाले मिल जाते हैं और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ असेंड नहीं कर पाते, क्योंकि दरमियान में क्या होता है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है। देखें यहाँ पे उसने आके इसको बैरियर के तौर पर रख किया होता है, तो यहाँ पे किडनी देखें क्या बन गई है, दोनों किडनी मिलकर क्या बन गई है, हॉर्स शू शेप्ड किडनी एक बन जाती है। तो इसे हॉर्स शू किडनी बोलते होते हैं। और किडनी के जो है फंक्शन के हवाले से आपने याद रखना है कि 12th वीक जो है ना, उसके तब जो है वो किडनी फंक्शन करना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि भला क्या ही काम होता है वहाँ पे, एक्सक्रीटरी फंक्शन तो जो है वो प्लेसेंटा एक्ट कर रहा होता है, वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसको प्लेसेंटा जो है वो फीटस से ले रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है चीज़ें इसलिए बनती हैं ताकि एक सर्कल डेवलप रहता है कि फीटस जो है वो जो भी एमनियोटिक फ्लूइड अपने अंदर लेता है उसको ताकि एक्सक्रीट कर सके, ताकि जो है ना वो क्या कहते हैं उसको एमनियोटिक फ्लूइड कम ना हो सके। सिर्फ इस वजह से ये किडनी वहाँ पे बनती है। बहरहाल एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है वो प्लेसेंटा कर रहा होता है। अब जो आ जाते हैं हम अपने क्लिनिकल्स की तरफ। क्लिनिकल्स में आपको बारी बारी करवाती हूँ, 11 है हमारे पास, कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूँगी कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्लिनिकल्स बताती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ चैनल को जो है प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाजमी लाइक किया करें, अपना कमेंट भी दिया करें। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी इसके अंदर नज़र आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताया करें कि मैं इसको किस तरह से बेहतर कर सकती हूँ। बेशक आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन साथ में मुझे सोल्यूशन भी दिया करें कि मैं इसको किस तरह से जो है वो बेहतर कर सकती हूँ, किस चीज़ों को किस तरह से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।